हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप जिसे कि हम एक्सोटिक वेजिटेबल में काउंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी, जिसे कि हम एलिफेंट फुट याम। एलिफेंट फुट याम को हिंदी में जिमीकंद, सूरन या फिर कुछ लोग ओल के नाम से भी जानते हैं। ये एक्चुअल में ये जो वेजिटेबल है ये एक 12 मासी वेजिटेबल है, यानी कि थ्रू आउट द ईयर इस वेजिटेबल को ग्रो कर सकते हैं और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जिसमें लगभग 3 तरह की जो है वैरायटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि गजेंद्र, श्री पद्मा और कुसुम। तो सबसे पहले एलिफेंट फुट याम के बारे में जानते हैं कि इसके कॉमन नेम क्या है, जिसे कि हम एलिफेंट फुट याम इंग्लिश में इस नाम से जानते हैं, और बोटेनिकल नेम जो है इसका अमॉर्फोफेलिस पेनियोलिफोलिस है और अमॉर्फोफेलिस कैम्पैनुलेटस के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसके क्रोमोसोम नंबर के बारे में बात करें तो इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n=28 है और ये एरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने हिंदी में बताया कि इसका नाम सुरान और जिमीकंद है और ये ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीका यानी कि इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। तो इसका ओरिजिन जो है ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज रहती हैं। देन एलिफेंट फुट याम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है और एक ट्यूबर क्रॉप में आती है, यानी कि इसका जो अंडरग्राउंड पोर्शन रहता है जो हम कंजप्शन पर्पस से यूज़ करते हैं वो ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप है। तो ट्रॉपिक्स में होती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जनरली इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है और एक बहुत ही बेनिफिशियल क्रॉप है जो अच्छा रिटर्न फार्मर्स को दे सकती है। और इसके जो प्रॉफिटेबल रहता है वो स्टेम ट्यूबर क्रॉप जो है इसकी प्रॉफिटेबल रहती है। तो इसको हम बहुत सारे पर्पस से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुकिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है और स्टार्च बहुत ज़्यादा कंटेंट रहता है स्टार्च का ट्यूबर्स में। तो इसके जो स्टार्च कंटेनिंग ट्यूबर्स रहते हैं उससे चिप्स की प्रिपरेशन की जाती है, जो कि एक बहुत ही हाई वैल्यूड प्रोडक्ट है। और इसके टेंडर स्टेम्स यानी कि जो इसका तना होता है और जो इसकी लीव्स हैं उसे ही, यानी कि पत्तियां और लीफ, उसे भी हम एक वेजिटेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तनाकंद फसल है जिसमें कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसे हम कहते हैं, प्रोटीन्स, पोटाशियम और फाइबर्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें अगर बात करें इसके विटामिन्स की तो विटामिन्स में विटामिन B6, B1, राइबोफ्लेविन और फॉलिक एसिड, नियासिन, विटामिन ए और बीटा कैरोटीन बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर बात करें तो जैसे कि हम बवासीर के नाम से जानते हैं, उस बीमारी को कम करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एलिफेंट फुट याम का। इसकी जो खेती है वो लगभग हल्दी और जैसे कि आप टर्मरिक कहते हैं और बनाना केले के साथ की जाती है, तो मतलब इसको हम हल्दी और केले के साथ इसकी जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइटो एस्ट्रोजन्स का, जो कि हार्मोन्स रहते हैं, और इंडिया में हम इसे एक कैश क्रॉप की तरह ले सकते हैं, क्योंकि जो इनके यानी कि जो सुरान के अंडर का एरिया है जिसे कि हम जिमीकंद कह रहे हैं, उसके अंडर जो एरिया है उसकी जो कल्टीवेशन हो रही है वो बहुत ही फास्ट हो रही है। तो एक बहुत ही एक्सीलेंट क्रॉप है एक्सपोर्ट पोटेंशियल से अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इसे कमर्शियली ग्रो किया जा रहा है टू गेट द बेनिफिट फॉर द फार्मर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो वेजिटेबल है जिसे कि हम एलिफेंट फुट याम कह रहे हैं, ये शेड टॉलरेंस है और इसकी जो कल्टीवेशन है वो इजी है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और क्योंकि ये ट्यूबर क्रॉप है जिसमें हम जो तना को ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तनाकंद फसल इसीलिए कह रहे हैं, तो इसमें कम से कम चांसेस रहते हैं कोई भी जो कीट रहते हैं या कुछ बीमारियां हैं उनसे संबंधित जो बीमारियां रहती हैं वो बहुत ही कम रहती हैं। और मार्केट में इसका प्राइस जो है बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए ये एक बेनिफिट क्रॉप है फॉर द फार्मर्स टू डबल देयर इनकम।
देन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ कहाँ इस वेजिटेबल की, एक्जॉटिक वेजिटेबल की जो है डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, अफ्रीकन कंट्रीज से, ट्रॉपिकल एशियन कंट्रीज से टू अदर पार्ट्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, यानी कि जहाँ पर जो आपका जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग जो सर्दी गर्मियों के दिन रहते हैं उनमें जो टेम्परेचर है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका ओरिजिन है और ये लगभग फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ में इसे एज ए वाइल्ड क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, यानी कि कमर्शियली अभी तक इस क्रॉप को कल्टीवेशन में नहीं लाया गया है फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ में। अगर कमर्शियल कल्टीवेशन की बात की जाए तो इंडिया में इसकी कमर्शियल कल्टीवेशन की जा रही है, श्रीलंका में, चाइना, मलेशिया, जावा, फिलीपींस और सिलोन जैसे एरियाज़ में भी इसकी कल्टीवेशन हाई लेवल तक की जा रही है। इंडिया में अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो इंडिया में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि सिक्किम जैसे एरियाज़ में इसकी कल्टीवेशन लार्ज स्केल पे की जा रही है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एलिफेंट फुट याम की एक हेल्दी क्रॉप को कि इसका जो एरिया है और प्रोडक्शन है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। 2016-17 के डाटा को देखा जाए तो इसका जो एरिया था वो आप देख सकते हैं, एरिया जो है वो 26,000 हेक्टेयर है और प्रोडक्शन इसकी लगभग 659 यानी कि 700,000 मीट्रिक टन्स है। तो ये जो डाटा है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड से लिया गया है और इसके जो अगर अब हम बात कर रहे हैं एलिफेंट फुट याम के एरिया और प्रोडक्शन के बारे में, जो कि वर्ल्ड में इसका एरिया कितना है तो उसके बारे में और उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है उसके एरिया और प्रोडक्शन में, क्योंकि इसे हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो लगभग अगर लेटेस्ट एरिया की बात करें तो 26,000 हेक्टेयर लैंड में इसका जो एरिया है वो अभी तक इसकी कल्टीवेशन हो रही है और जो प्रोडक्शन है वो लगभग 750,000 मीट्रिक टन्स है। तो अब इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं कि टैक्सोनॉमी में कितनी तरह की स्पीशीज़ रहती हैं और कौन सी स्पीशीज़ कौन कौन से एरिया के लिए पर्टिकुलरली नेटिव है। तो लगभग अमोर्फोफेलिस में 90 स्पीशीज़ जो हैं जो इंडिजीनियस हैं पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए। लगभग 14 स्पीशीज़ जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं और जिनमें अमोर्फोफेलिस कैम्पैनुलेटस बहुत ही फेमस स्पीशीज़ है और अमोर्फोफेलिस ऑन्कोफाइलस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो इंडियन ऑरिजिन्स की है। एंड देन अमोर्फोफेलिस वेराबिलिटीज एंड अमोर्फोफेलिस राइवरी जो कि एडिबल स्पीशीज़ हैं। इसका जो कल्टीवेशन है जनरली मॉडिफाइड स्टेम, जैसे कि मैंने बताया इसे तना कंद फसल के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें जनरली हम जो है कॉम को यूज़ कर रहे हैं। ये एक ट्यूबरस क्रॉप है तो अंडरग्राउंड ट्यूबरस क्रॉप होने की वजह से इसके अंडरग्राउंड पोर्शन को यूज़ किया जा रहा है एज ए वेजिटेबल पर्पस। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये किंगडम प्लांटे से बिलोंग करता है और क्लेड एंजियोस्पर्म से। देन क्लेड इसका मोनोकॉट्स है एंड ऑर्डर जैसे कि एल्सीमिटेल्स इसके ऑर्डर है एंड फैमिली एरिसी। देन जीनस मॉर्फोफेलिस एंड स्पीशीज़ बहुत तरह की स्पीशीज़ है जिसमें मैंने एक स्पीशीज़ को डिस्कस किया है यहाँ पे पेयोनियोफोलिस। तो इस तरह से अगर आपसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है अगर रिगार्डिंग द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिफेंट फुट याम तो आप किंगडम से लेके क्लेड उसके ऑर्डर फैमिली जीनस और स्पीशीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन अबाउट द कॉम्पोजिशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स रहते हैं, विटामिन्स हैं, विटामिन बी का अच्छा सोर्स है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है गुड कंटेंट में पाए जाते हैं।
जनरली जो कॉम्स रहते हैं वाइल्ड टाइप के, अगर वाइल्ड टाइप के अमोर्फोफॉलिस की बात कर रहे हैं, जिमिकंद की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है कैल्शियम ऑक्सलेट का कंटेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर आप इसे कई बार क्या होता है कि कोई अगर कैल्शियम ऑक्सलेट से जो टॉलरेंट है अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग, तो उसे जनरली गले में या उसके थ्रॉट में और टंग में इरिटेशन हो सकती है। तो ये एक इरिटेंट सोर्स है कैल्शियम ऑक्सलेट्स की वजह से। बट अगर कल्टीवेटेड स्पीशीज़ की बात करें तो कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कम पाई जाती है। तो जिमिकंद की खासियत ये है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट और मिनरल्स का कंटेंट, कैल्शियम ऑक्सलेट का कंटेंट जो कि वाइल्ड स्पीशीज़ में पाया जाता है वो एक ज़्यादा अमाउंट में रहता है। बट कल्टीवेटेड स्पीशीज़ में जो कैल्शियम ऑक्सलेट का कंपोनेंट है वो बहुत ही कम पाया जाता है, यानी कि लेस अबंडेंट है फॉर द कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर द कल्टीवेटेड स्पीशीज़। नाउ अब 100 ग्राम एडिबल पोर्शन में कितना अमोर्फोफॉलिस के कॉम में कॉम्पोजिशन रहती है, प्रोटीन्स की, फैट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, देन मिनरल्स एंड कैल्शियम और मॉइस्चर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 78.7 ग्राम मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है इसमें और इसके 100 ग्राम पोर्शन में। देन सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया कि कार्ब्स का कुछ सोर्स है, तो 18.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन। देन अबाउट द विटामिन ए का कंटेंट जो है 434 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। एंड देन फास्फोरस जो है अच्छा मिनरल्स और सोर्स है फास्फोरस और कैल्शियम का, तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है 50 mg एंड देन फास्फोरस विच इज़ 34 mg। देन अबाउट द प्रोटीन्स जो है लगभग 1.2 ग्राम प्रोटीन्स पाई जाती हैं अमोर्फोफॉलिस के कॉम में एंड फैट जो है 0.1 ग्राम फैट्स रहता है। देन अबाउट द निकोटेनिक एसिड जो है लगभग 0.7 मिलीग्राम पाया जाता है और थायमीन 0.06 मिलीग्राम, देन राइबोफ्लेविन इज़ 0.07 मिलीग्राम। तो आप इस तरह से कॉम्पोजिशन देख सकते हैं कि जो अमोर्फोफॉलिस का कॉम है उसमें कितना कॉम्पोजिशन रहता है पर 100 ग्राम ऑफ एडिबल पोर्शन, जो कि एक रिच सोर्स है वाइटामिन्स का, मिनरल्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का एंड प्रोटीन्स का। देन अबाउट द यूजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया कि इसका जो कॉम है यानी कि इस वेजिटेबल को हम जनरली इसके जो कॉम है इसे जनरली हम वेजिटेबल की तरह यूज़ कर रहे हैं, सब्ज़ी की तरह यूज़ कर रहे हैं और इसके चिप्स बनाए जाते हैं। एंड देन अगर पिट्यूल्स की बात कर रहे हैं तो पिट्यूल से भी इसकी एक सब्ज़ी बनती है जो कि बहुत ही फेमस है सिक्किम जैसे एरियाज़ में। एंड देन इसके कॉम्स को एनिमल फीड में भी यूज़ कर सकते हैं और करीज पिकल्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं कि एलिफेंट फुट याम को, जिमिकंद को हम किस किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पस ऑफ कंजप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिमिकंद की जो वेजिटेबल सब्ज़ी है जिसे हम एक फ्राइड फॉर्म में देख रहे हैं यहाँ पे आप, और इसका पिकल तो जो कि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे वे में जिमिकंद को हम यूज़ कर सकते हैं। देन अबाउट द हेल्थ बेनिफिट्स, जितने भी मैंने एक्जॉटिक वेजिटेबल्स की बात की सबसे ज़्यादा मैंने इम्पोर्टेंस यही दी कि जो एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स हैं वाइटामिन्स का, मिनरल्स का, फाइबर्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और मैनी अदर कॉम्पोजिशंस जो इनमें रहती हैं, मॉइस्चर परसेंटेज। तो जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको कम करने में, जैसे सबसे पहले मैंने बवासीर के बारे में बताया जिसे कि हम पाइल्स के नाम से जानते हैं, तो उसे क्योर करने में जो है जिमिकंद का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। देन सेकंड अबाउट द वॉमिटिंग्स को कम करता है और एब्डोमिनल पेन को भी कम करने में हेल्प करता है। देन अगर ब्लड को प्योरीफाई करना है टू सम एक्सटेंट देन जो जिमिकंद का रोल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह से डाइसेंट्रिक प्रॉब्लम्स, अस्थमा, स्वेलिंग ऑफ लंग्स को कम करने में भी जो है जिमिकंद का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है।
देन अबाउट द ट्यूबरस रूट्स, जो इसके ट्यूबरस रूट्स हैं प्लांट्स की, उनमें क्या क्या कॉम्पोजिशन रहती हैं, वो एक टॉनिक की तरह काम करते हैं, एपेटाइजिंग प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और स्टोमेटिक रिलेटेड इश्यूज़ यानी कि एब्डोमिनल पेन को कम करने में हेल्प करते हैं। कुछ हार्मोन्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि ये वुमेंस में हार्मोनल बैलेंस को, वुमेंस में जनरली एस्ट्रोजन हार्मोन पाया जाता है जिसको ये बैलेंस करने में हेल्प करता है। अबाउट द फ्रेश रूट्स, जो इसकी फ्रेश रूट्स रहती हैं वो एक्रेट रहती हैं एंड एक्सपोटोरेंटेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा रूमेटिज्म अगर किसी को है तो उसे कम करने में भी हेल्प करती हैं ड्यू टू एक्रेट स्टिमुलेंट। ये बहुत ही अच्छा स्टिमुलेंट है और एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम कर रहा है। तो जो एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स रहती हैं मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का और विटामिन्स का। नेक्स्ट अबाउट द other health related problems which can be cured by the elephant foot yam. Firstly, lowering the cholesterol, प्रिवेंटिंग द कैंसर, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। देन डायबिटिक्स पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि गुड सोर्स है कार्ब्स का। देन हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। मैंने लास्ट जो आपकी स्लाइड है उसमें बात की एक्सपेक्टोरेंट की। तो एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है अगर किसी इंसान को खांसी की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है तो ये जो है ये एलिफेंट फुट याम इस तरह से काम करेगा कि जो आपका जो कफ्स रहता है उसको थिन करने में यानी कि उसको पतला करने में हेल्प करेगा और उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये एक मेडिसिन है और हर्बल मेडिसिन जिसे कि हम कह सकते हैं। देन अबाउट द स्लो डाउन ऑफ एजिंग की प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। एंटीकोगुलेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ रहती हैं जिमिकन में। देन डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को और मेमोरी कंसंट्रेशन में हेल्प करता है। और वुमेंस में एस्ट्रोजन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन्स रहता है उसे बैलेंस करने में हेल्प करता है। देन अबाउट द बॉटनी से संबंधित यानी कि किस तरह से जो पौधे का स्ट्रक्चर है और क्या उसके फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक पेरिनियल हर्ब है और एनुअल हर्ब है, यानी कि इसे हम पेरिनियल और एनुअल दोनों ही फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये 12 मासी क्रॉप है, यानी कि 12 महीने हम इस क्रॉप को ले सकते हैं और हर्बेशियस प्लांट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी स्टेम जो है वो नॉन वुडी रहती है तो हर्बेशियस प्लांट में काउंट किया जाता है और लगभग इसकी जो हाइट है वो 1.5 से 2.5 मीटर तक रहती है। अगर लीव्स की बात करें तो लीव्स इसकी जो हैं ट्राईपैरेटेड लीव्स रहती हैं और पेट्यूल जो है वो स्मूथ है और वेरियसली स्पॉटेड रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्यूल्स में स्पॉटिंग है तो इसे हम वेरियसली स्पॉटेड पेट्यूल्स के नाम से भी जान सकते हैं। और वार्टी जैसे कि वार्ट्स लाइक सिम्टम्स रहते हैं, कुछ उभरा हुआ पोर्शन रहता है पेट्यूल्स का। देन अबाउट द लीफलेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्राईपार्टिएट लीफ क्या होती हैं, यानी कि 3 लीफ की पत्तियाँ इस तरह से ग्रो होता है ये क्रॉप। और इस पोर्शन को हम रैची बोलते हैं, इस पोर्शन को हम पेट्यूल के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ बॉटनी के फीचर्स थे अमोर्फोफॉलस के। जो पेट्यूल है वो एक्चुअली एक सिंगल डिवाइडेड लीफ है, ये एक लीफ का ही काम कर रहा है बट इसमें जो डिवाइडिंग हो गई है सब पोर्शंस ऑफ लीफ की, मतलब यहाँ से ही लीव्स की पोर्शन की डिवीज़न हो रहा है। और अंडरग्राउंड पोर्शन जिसे कि हम याम कह रहे हैं वो एक ट्यूबर क्रॉप है। अगर फ्लावरिंग की बात की जाए तो इसमें जो फ्लावरिंग रहती है साइमल्टेनियसली जो फ्लावर्स हैं फ्लावर बड पे अपीयर होते हैं और पेट्यूल के शूट्स के ऊपर, यहाँ पे पेट्यूल के शूट्स के ऊपर फ्लावर्स की अपीयरेंस देखी जा सकती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर है ये है इसका एक्चुअल फ्लावर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक्चुअल फ्लावर है और
ये जो पत्तियां हैं बड़ी सी, इन्हें हम स्पेथ के नाम से जानते हैं। एंड देन ये जो इस तरह की पत्ती है जो बिल्कुल ही अपराइट पोजीशन में है, इसे स्पैडिक्स कहते हैं। तो ये एक सिंपल ब्लेड है जिसमें 3 पोर्शंस हैं, 3 डिविजन्स हैं। फर्स्टली जो है स्पैडिक्स, then about the spathe, and then central yellow one is actual flower जिसे हम central yellow spadix के नाम से जानते हैं। फ्लावर की अगर बात करें तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और बहुत अच्छी जो इसमें एक जो इसकी सबसे खासियत ये है कि इसमें कम इंसेक्ट्स पेस्ट की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इसमें इस क्रॉप में जो है वो एक इस तरह की इस ऑर्डर रहती है, स्मेल रहती है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और जो इंसेक्ट जो हैं वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, बट जो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन के लिए यूज़फुल है इस क्रॉप के लिए वो अट्रैक्ट रहेंगे, और जिससे कि फ्लावर में पॉलिनेशन होगी और रिप्रोडक्शन ऑफ सीड्स रहेगा। तो ये कुछ फ्लावर के बारे में था कि जो इसका फ्लावर रहता है वो किस तरह का रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल फ्लावर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे और स्मॉल टीनी से मेल फ्लावर्स हैं, और ये कुछ फीमेल फ्लावर हैं जो थोड़ा लार्ज साइज़ के रहते हैं और पंजेंट फेरोमोन्स की वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि फ्लाइज, बीटल्स को। तो यहाँ पे इसकी स्मेल इस पोर्शन की वजह से, फ्लावर्स के इस पोर्शन की वजह से स्मेल रहती है। तो ये जो है ये वाला पोर्शन जहाँ जिसे मैं ये बता रही हूँ ये फीमेल पोर्शन है, और ये जो है ये मेल पार्ट है। देन अबाउट द वाइल्ड स्पीशीज़, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम है, तो किस तरह से कॉम्स को जो कि ट्यूबर क्रॉप है उसे हार्वेस्ट किया गया है। देन अबाउट द कंडीशंस कि ये कैसे पॉलिनेशन होती है, तो इसमें प्रोटेंडरस कंडीशंस होती है, और जो वाइल्ड फ्लावर्स हैं जनरली वहीं पे उन्हीं क्रॉप्स में सीड सेटिंग रहती हैं, यानी कि सीड जो है सीड की प्रोडक्शन वाइल्ड स्पीशीज़ में पॉसिबल है। अगर कल्टिवेटेड स्पीशीज़ की बात करें तो सीड सेटिंग की प्रॉब्लम रहती है जनरली, नॉर्मल कंडीशंस में सीड सेटिंग की प्रॉब्लम है आपकी कल्टिवेटेड स्पीशीज़ में। तो ये कुछ डिफरेंस है वाइल्ड स्पीशीज़ और कल्टिवेटेड स्पीशीज़ का। कॉम की बात करें तो एक ग्लोबोस जैसा स्ट्रक्चर है कॉम का, और डल कलर है, डल येलो या फिर ब्राउन। एंड देन यूजुअली आप देखेंगे तो ब्राउन कलर का ही पाएंगे अगर आप इन जनरल देख रहे हैं जिमिकन को। किस तरह की सॉइल में क्या क्या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए और क्या क्लाइमेट है, किस तरह के जो सॉइल है, क्लाइमेट है और अदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं, फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या होनी चाहिए अगर हम कमर्शियल लेवल पे इस क्रॉप की कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले सॉइल की बात करते हैं। सॉइल डीप सैंडी लोम सॉइल्स होनी चाहिए जो कि न्यूट्रिएंट्स में जिनमें न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट गुड होना चाहिए। और पीएच की बात करें तो पीएच लगभग 5.5 to 7 पीएच, यानी कि प्रेफर्ड पीएच जो है न्यूट्रल एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच है। तो जो कॉम्स रहते हैं उनमें प्रॉपर एरिएशन होनी चाहिए और गुड ड्रेनेज की प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, यानी कि अच्छे पानी होना चाहिए जब भी हम जो है इस क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि अगर पुअर ड्रेनेज की कंडीशंस हैं तो ससेप्टेबल रहता है ज़्यादातर बहुत सारी क्रैकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। तो जो कॉम्स की ग्रोथ है वो हैवी सॉइल्स में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट है वो प्रोडक्शन के ऊपर होता है। तो सॉइल जैसे कि क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल जिनमें ज़्यादा अमाउंट रहता है और ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट रहता है, तो इन तरह की सॉइल्स को जनरली रिकमेंड करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ
Amorphophallus campanulatus. देन अबाउट द क्लाइमेट, सबसे पहले जब मैंने ओरिजिन की बात की तो मैंने बताया कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाया जाता है और सब ट्रॉपिकल एरिया की क्रॉप है। तो इसका मतलब ये है कि ये वार्म एरियाज़ में जहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है वहीं पे बेस्ट और सूटेबली ग्रो कर सकती है। टेम्परेचर की अगर बात करें तो इन एरियाज़ का जो लगभग टेम्परेचर रहता है वो 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ। एंड जो रेनफॉल है, रेनफॉल लगभग 1000 टू 1500 का रेनफॉल रहता है इस तरह की क्रॉप के लिए जो सूटेबल है। देन इनिशियल स्टेजेस में, जब क्रॉप की जो इनिशियल स्टेजेस ग्रोथ की रहती हैं तब हॉट और ह्यूमिड वेदर का होना बहुत ज़रूरी है। और ड्राई क्लाइमेट में ट्यूबर की बल्किंग होना स्टार्ट हो सकती है लेटर स्टेजेस में। तो ओवरऑल एम्पल मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर फॉर शूट एमर्जेंस, यानी कि जो शूट रहती हैं तना रहता है। देन मॉडरेट टेम्परेचर, ह्यूमिड वेदर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉम। तो इस तरह के कंडीशंस और सिचुएशंस रहनी चाहिए क्लाइमेट की। वाटर लॉगिंग जो कि डेट्रीमेंटल है फॉर एनी ग्रोथ फेज ऑफ द एमोर्फोफॉलस। तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग का ये मतलब हुआ। अबाउट कुछ वेराइटीज़ के बारे में बात करें तो जो कि लार्ज स्केल पे कल्टीवेट की जा रही हैं, तो सबसे पहले संतरागाची। संतरागाची एक इस तरह की वैरायटी है जिसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही हैवी बियरिंग ग्रोथ है, यानी कि विग्रस ग्रोथ हैबिट है और कॉम्स में स्लाइटली एसिडिटी रहती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। देन इसके कॉम्स जो है रफ़ रहते हैं और लाइट ग्रीन कलर के कॉम्स देखने को पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डॉटर कॉम्स की प्रोडक्शन हो सकती है, इसलिए हम इस क्रॉप से बहुत सारे कॉम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली ईस्टर्न इंडिया में इसकी प्रोडक्शन की जाती है जो कि लगभग 50 से 70 टन पर हेक्टेयर है। देन अबाउट द वेराइटी, सेकेंड वेराइटी विच इज़ कोव्यूर। कोव्यूर जो है बहुत ही हाई यील्डिंग वेराइटी है, विग्रस वेराइटी है और इसमें डॉटर कॉम्स नहीं रहते, यानी कि फ्री रहती है डॉटर कॉम से और कुछ लेवल तक इसमें एक्रिडिटी जो है कम रहती है एज़ कम्पेयर टू संतरागाची। देन ये कमर्शियल क्रॉप है सदर्न पार्ट्स की एंड कॉम्स की जो यील्ड है लगभग 100 टन पर हेक्टेयर है। देन अबाउट द नेक्स्ट वेराइटी श्री पद्मा। श्री पद्मा जो है एक सिलेक्शन से वैरायटी डेवलप की गई है और एक इंडिजिनस जर्मप्लाज्म है एलिफेंट फुटियाम का, जिसे कि केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से जो है कलेक्ट किया गया है। तो जो वैरायटी है श्री पद्मा का मतलब है वैरायटी जो है सेंट्रल ट्यूबो क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम से डेवलप की गई है और एक फेस्ट वैरायटी है केरला की। इसके ट्यूबर्स की खासियत ये है कि ये वेजिटेबल पर्पस के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें एक्रिडिटी जो है बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि नॉन एक्रिड वैरायटी है और जनरली इसमें एक मदर कॉम रहता है और कुछ कॉमल्स की प्रोडक्शन रहती है। ये वैरायटी जो है श्री पद्मा लगभग 8 से 9 महीने में मैच्योर हो जाती है और इसकी जो एवरेज यील्ड है लगभग 45 टन पर हेक्टेयर है। अगर फील्ड टॉलरेंट की बात करें तो दो तरह की डिजीज़ के लिए टॉलरेंट है। सबसे पहले कॉलर रॉट की बात करते हैं तो जो कि इसके स्टेम में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो श्री पद्मा में कॉलर रॉट है, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट रहती है श्री पद्मा। देन अबाउट द मोज़ाइक डिजीज़, वेरियस वायरसेस के लिए, जैसे कि वायरस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि ये क्रॉप जो है लगभग थ्रू आउट द ईयर ग्रो होती है, तो मोज़ाइक डिजीज़ के लिए भी टॉलरेंट है श्री पद्मा वैरायटी। देन अबाउट द श्री अथिरा। श्री अथिरा जो है सबसे पहली जेनेटिकली इम्प्रूव्ड एलिफेंट फुटियाम की वैरायटी है और लगभग 9 से 10 महीने में तैयार हो जाती है। देन एवरेज यील्ड की बात करें, इसकी जो यील्ड है लगभग 41 टन पर हेक्टेयर रहती है और जो कॉम्स हैं रफ़ रहते हैं, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं और ज़्यादा यील्डिंग होते हैं और एक्सीलेंट सोर्स है, यानी कि गुड सोर्स है क्वालिटी का। अबाउट द नेक्स्ट वेराइटी बिधान कुसुम। बिधान कुसुम जो है सिलेक्शन की गई है कोव्यूर से, यानी कि
कोव्यूर से जो है विधान की सिलेक्शन की गई है, विधान कुसुम की। तो ये वैरायटी जो है विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय वेस्ट बंगाल से डेवलप की गई है, इसलिए इसी का नाम विधान कुसुम किया गया है। और वैरायटी जो है हैवी बियरिंग होती है, ज़्यादा ईल्ड रहती है। लगभग जो कॉम्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कम एक्यूरेटिटी होती है या फिर बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होते हैं, और इनमें डॉटर कॉम्स के प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो सेकंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है गजेंद्रा। गजेंद्रा जो है एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, जिसे कि कोव्यूर से ही सेलेक्ट किया गया है, और आंध्र प्रदेश में इस वैरायटी को डेवलप किया, आंध्र प्रदेश रीजन से इस वैरायटी की डेवलपमेंट की गई है। तो ये जो है APAU हैदराबाद में डेवलप की गई है, और जो कोव्यूर जो है वो आंध्र प्रदेश रीजन की है, तो वहाँ से सिलेक्शन की गई है इस वैरायटी की। देन अबाउट द एक्रेडिटी, इसमें भी बिल्कुल भी एक्रेडिटी नहीं होती है, और एक अच्छी वैरायटी है क्वालिटी कुकिंग के लिए। देन अबाउट द पालम जिमीकंद। पालम जिमीकंद वन जो है जिमीकंद, जैसे कि पालम के नाम से क्लियर है, ये CSK HPKV पालमपुर हिमाचल प्रदेश द्वारा रिलीज्ड वैरायटी है। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई गई हैं हिम पालम जिमीकंद वन के, जो कि हिमाचल प्रदेश की कंडीशंस में सूटेबली ग्रो करती है। और अगर इसके फ्लैश की बात करें, फ्लैश्ड कॉम्स रहते हैं और वाइट कलर की फ्रेश रहती है, और इसमें लगभग हार्वेस्टिंग लगभग 170 से 180 दिनों में हार्वेस्टिंग हो जाती है। इल्ड की बात करें तो कॉम्स की कॉमलेट्स की इल्ड जो है लगभग 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर 100 ग्राम कॉमलेट्स पाए जाते हैं, और 450 से 550 क्विंटल पर हेक्टेयर इल्ड है, तो उसमें 400 से 500 ग्राम कॉमलेट्स रहते हैं। तो इस तरह से हिम पालम जिमीकंद वैरायटी के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए। देन अबाउट द प्रोपगेशन, अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि इसकी प्रोपगेशन कैसे की जाए। अगर हम इस क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे ग्रो करना चाह रहे हैं, या इससे एक हेल्दी क्रॉप लेना चाह रहे हैं, तो किस तरह से हम इसकी प्रोपगेशन पे जाएं। जनरली जो इसकी प्रोपगेशन है वो ऑफसेट ऑफ कॉम्स से करते हैं। कॉम्स, इन्हें हम इस पोर्शन को हम जो है कॉम्स कहते हैं। ये सारे के सारे कॉम्स रहते हैं, यानी कि मिनिएचर ट्यूबर्स, जो कि बाहर की तरफ आप यहाँ देख सकते हैं कि एक ट्यूबर है, यहाँ पे बर्ड्स हैं जिन्हें कि हम डॉटर कॉम्स कहते हैं, या फिर बर्ड्स कहते हैं, या फिर आप ऑफसेट ऑफ कॉम्स कहते हैं, यानी कि ऑफसेट्स हैं ये। तो मदर कॉम को जनरली हम एक प्लांटिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर कल्टीवार में, अगर उसकी कमर्शियल लेवल पे प्रोपगेशन करनी है। और उस तरह के मदर कॉम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी डॉटर कॉम्स की प्रोडक्शन ना हो। कॉम का जो लगभग वेट है वो आधा किलो वेट होना चाहिए, और जिसके अगर इतना वेट रहता है तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांटिंग मटेरियल हम ले रहे हैं उससे हम एक अच्छी प्रोडक्शन क्रॉप की ले सकते हैं। तो सेकंड जो टेक्निक रहती है वो रहती है रैपिड सीड कॉम प्रोडक्शन टेक्निक, जिससे हम प्रोपगेशन कर सकते हैं। तो दो तरह की प्रोपगेशन है, सीड्स के थ्रू एंड देन ऑफसेट ऑफ कॉम्स, या फिर डॉटर कॉम्स एंड मदर कॉम्स से। देन प्लांटिंग मटेरियल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कि उसकी प्रोडक्शन जो है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास जो है ये एक पूरा का पूरा एक ट्यूबर है, कॉम है जिसे आप कह रहे हैं, और इसका लगभग वेट 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो वेट है। तो इनिशियली हम इस प्लांटिंग मटेरियल को कैसे कट करेंगे और कैसे डिवाइड करेंगे, वर्टिकली हम इसमें कट करेंगे, जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सेंट्रल पोर्शन पे बर्ड्स हैं, यानी कि इन बर्ड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोपगेशन के लिए। इसी से फ्यूचर की जो शूट्स हैं, यानी कि हम जैसे कि यहाँ से अगर इस बर्ड से ही शूट्स निकलेंगी, तो शूट्स की जो ग्रोथ है वो इन्हीं बर्ड से आएगी। देन प्लांटिंग मटेरियल को हम वर्टिकली प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे रखा गया है उसी तरह से प्लांटिंग मटेरियल को प्लेस करेंगे पिट के अंदर। तो 400 से 500 ग्राम साइज़ रहना चाहिए एक पूरे ट्यूबर का, और जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, जिससे कि हम एक कमर्शियल क्रॉप आराम से ले सकते हैं। देन जब हमने प्लांटिंग करनी है तो ट्यूबर क्रॉप्स को, जो कि 3 से 4
केजी का रहता है उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं लगभग 7 से 8 महीने के अंदर, अगर हम 400 से 500 ग्राम का जो कॉम है उसे यूज़ कर रहे हैं। तो जो काऊ डंग रहता है यानी कि गाय का गोबर से हम जितने भी जो कॉम्स हैं जिनकी हमने वर्टिकली सेक्शन में कटिंग की होगी उनको हम काऊ डंग की स्लरी के साथ उस पर काऊ डंग की स्लरी लगाएंगे और उसको पार्शली शेड कंडीशन में यानी कि थोड़ी छाया वाली कंडीशंस में रखेंगे प्लांटिंग करने से पहले। और जो प्लांटिंग है हम वर्टिकली प्लांट करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्यूबर है और यहाँ पे आपकी आइस हैं या फिर जैसे आप कॉम कह रहे हैं, तो आप इसको इसी तरह से इसी पोजीशन में प्लेस करेंगे सॉइल में। तो या फिर आप पूरे के पूरे ट्यूबर को भी ले सकते हैं स्प्राउटिंग पर्पस से, और क्योंकि उससे जो यील्ड है वो कम रहेगी। क्योंकि अगर हम कटिंग से ले रहे हैं, मान लीजिए एक ट्यूबर में जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हैं, 6 कटेड और सेंट्रल बर्ड कंटेनिंग कॉम्स हैं। तो जब हम इन्हें ग्रो कर रहे हैं, इन्हें प्लांटिंग कर रहे हैं, इनके प्लांटेशन कर रहे हैं, तो इससे हमें लगभग 2 से 3 केजी का जो है कॉम मिलेगा। बट अगर हम पूरे के पूरे इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉम की जो प्रोडक्शन है वो कम हो सकती है। तो यही जो मेन मतलब है कि अगर हम इसे वर्टिकली सेक्शन में कट करके आइस को जो इसकी वर्टिकल बर्ड्स हैं उनसे प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक होल कॉम से प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो सुपीरियर जो वैरायटी रहती हैं या फिर सुपीरियर जितना भी जर्मप्लाज्म रहता है उससे हम अच्छे से अच्छा यील्ड ले सकते हैं और स्प्राउटिंग की जो परसेंटेज है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड टेक्निक की जो कि प्रोपेगेशन की इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, मिनी सेट टेक्निक। तो मिनी सेट्स का मतलब है कि हम जैसे आप यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे सेट्स बनाएंगे कॉम्स के, और लगभग एक कॉम का जो वेट रहना चाहिए वो 100 ग्राम रहना चाहिए। तो जब 100 ग्राम पोर्शन का हम प्लांटेशन करेंगे तो उनको हम मेन फील्ड में ग्रो नहीं करेंगे, उनको हम नर्सरी फील्ड में लेके जाएंगे जिसके ऊपर हर एक के ऊपर सेंट्रल बड आएगी और स्पेसिंग लगभग 60 से 45 सेंटीमीटर की स्पेसिंग देंगे इन कॉम्स की हम सॉरी इन सेट्स की जो प्लांटिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नर्सरी बेड है, तो यहाँ पे एक कटेड कॉम है, ये दूसरा है, तो इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है वो 60 से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और लगभग 37,000 मिनी सेट्स, इन्हें हम मिनी सेट्स कह रहे हैं, पर हेक्टेयर इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर 12,345 सेट्स को हम ग्रो कर रहे हैं पर हेक्टेयर एरिया में और 37,000 को ग्रो कर रहे हैं पर हेक्टेयर एरिया में, तो ऑब्वियसली जो यील्ड है वो इनसे हमें ज़्यादा मिलेगी। देन जो मल्टीप्लिकेशन रेशो है वो इंक्रीज़ की जा सकती है मिनी सेट टेक्निक से, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्स की प्रोडक्शन चाहिए, हालांकि थोड़ा लेट रहेगा प्रोसीजर, इसमें हमें नर्सरी बेड्स में ग्रो करना पड़ेगा सबसे पहले, बट जो प्रोडक्शन है यानी कि जो कॉम्स के रिलेटेड यील्ड है वो ज़्यादा रहेगी। अब हमने जो प्रिपेयर कर लिया प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर को या मटेरियल जिसे हम कह रहे हैं कि कैसे हमने उसकी प्रिपरेशन की, तो जो लैंड की प्रिपरेशन है वो हम प्लोइंग करेंगे 2 या 3 बार, तो 20 से 22 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, और जो पिट का साइज़ है वो 60 बाई 60 बाई 45 सेंटीमीटर और स्पेसिंग लगभग 90 से 90 सेंटीमीटर की रहनी चाहिए। जितने भी पिट होंगे, जो गड्ढा हम बनाएंगे फॉर द कॉम्स, उनमें हम FYM या काउडंग को पिट में फिल करेंगे और 2 से 2.5 kg पर फिट। देन उसको हम सॉइल की जो टॉप सॉइल होती है उसके साथ प्रॉपर मिक्स करेंगे, और प्लांटिंग जो मटेरियल है जैसे कि हम प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर्स कह रहे हैं, कॉमलेट्स कह रहे हैं, उन्हें हम वर्टिकली प्लेस करेंगे और सॉइल के साथ कवर कर देंगे। देन अब बात करते हैं कि किस तरह के जो सॉइल रहती है फ्लैट बेड्स में या फिर ब्रॉड रीजेस में हम इस क्रॉप को ले सकते हैं। देन FYM की बात करें तो ज़्यादा FYM की रिक्वायरमेंट रहती है लगभग 30 टन पर हेक्टेयर।
और जो ब्रॉड रिज मेथड होता है जनरली जहाँ पे ज़्यादा एरिया, जिस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल रहती है, लगभग 1500 mm से भी ज़्यादा रेनफॉल है, उस एरिया में हम ब्रॉड रिज मेथड का यूज़ करते हैं ताकि जो वाटर है वो स्टेगनेंट ना रहे, एक ही जगह पे खड़ा ना रहे और ड्रेनेज जो है प्रॉपर हो। क्योंकि गुड ड्रेनेज जो है, गुड ड्रेनेज प्रॉपर्टीज़ का होना इस सॉइल्स में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एलिफेंट फुट याम बहुत ही नेसेसरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से प्रिपरेशन की गई है रिचेस की प्लांटेशन करने के लिए और प्रिपरेशन ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन के लिए। यहाँ पे रिचेस हाई रेनफॉल एरियाज़ में। अब बात आती है कि कौन से सीज़न में हमें इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्प्राउटिंग जब होगी एलिफेंट फुट याम में तो कौन सा सीज़न बेस्ट रहेगा। तो लगभग 45 से 60 दिनों तक ये डोमेंसी पीरियड में रहता है जब इसकी जो है ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ट्रेडिशनल प्लांटिंग की अगर बात कर रहे हैं तो फेब से मार्च में ट्रेडिशनल प्लांटिंग कर सकते हैं हम इस क्रॉप में। एंड देन जो सेट्स हैं वो प्री मानसून से पहले हम उनमें स्प्राउटिंग आ जाएगी। ईस्टर्न एरियाज़ की बात करें तो मार्च अप्रैल में लगभग हम इस क्रॉप की प्लांटिंग पे जाएंगे और इरिगेटेड अगर क्रॉप ले रहे हैं तो समर मंथ्स में। इन सदर्न इंडिया में अर्ली प्लांटिंग की जाती है जिसकी वजह से गॉम्स की ईल्ड ज़्यादा रहती है, जबकि जो प्लांटिंग अगर हम मिड अप्रैल के बाद कर रहे हैं तो उसमें जो ग्रोथ है और ईल्ड है वो कम रहेगी। तो एक स्टडी की गई थी फिलिप और नैयर के द्वारा 1994 में, तो इसके कुछ रिजल्ट्स को यहाँ पे जो है डिस्कस किया गया है। देन अबाउट द कॉम्स की जो प्लांटेशन है लगभग मार्च से अप्रैल में करेंगे, जिसकी वजह से स्प्राउटिंग जो है अर्ली होगी और बेटर प्लांट ग्रोथ रहेगी, प्लांट का विगर अच्छा रहेगा। तो अप्रैल में जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा और कॉम्स की प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी कि मिड अप्रैल और मिड अप्रैल को हमने रेस्ट्रिक्ट करना है। उस कंडीशंस में हमने प्लांटिंग को रिकमेंड नहीं करना है ताकि हमें जो कॉम्स की अच्छी से अच्छी प्रोडक्शन मिले। देन अबाउट द सीड रेट, अगर हम सीड रेट की बात कर रहे हैं, प्लांटिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो कितनी स्पेसिंग रहनी चाहिए और क्या सीड रहना चाहिए। तो यहाँ पे सीड रेट 500 ग्राम के लिए इस प्रकार की स्पेसिंग होनी चाहिए, 600, 650 और 1 kg के लिए। तो ये स्पेसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्स की प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर रहे हैं एक सीज़न में तो इसी स्पेसिंग के ऊपर और इसी सीड रेट पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है एलिफेंट फुट याम की वो कितनी आएगी। देन अबाउट द प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट, अब प्लांटेशन करने से पहले क्योंकि हम कटिंग कर रहे हैं कॉम्स की और विद द डॉटर कॉम्स भी ले रहे हैं, तो हमें क्या क्या जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ट्रीटमेंट्स देने पड़ेंगे। हालांकि ये क्रॉप जो है डोमेंसी पीरियड में भी रहती है लगभग 40 से 50 दिनों के लिए। प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट यही होगा कि हम जो सेंट्रल एपिकल बड है उसको रिमूव कर दें और जो कॉम्स हैं उनको ड्राई करें और एक्सपोज करें स्मोक में फॉर 6 आवर्स पर डे फॉर लगभग 4 हफ्तों के लिए, जिसमें 100% स्प्राउटिंग देखने को मिलेगी एट 16 डेज आफ्टर प्लांटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सेंट्रल एपिकल बड है, यानी कि यहाँ पे आपका कॉम है और इसकी जो एपिकल बड है, तो सबसे पहले हम इस कॉम को ड्राई करेंगे और स्मोक में एक्सपोज करेंगे लगभग 6 घंटों के लिए एक दिन में, और ये काम जो है हम लगभग 4 हफ्ते तक करेंगे। तो इसकी वजह से 100% स्प्राउटिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहला प्री प्लांटिंग ट्रीटमेंट रहता है स्मोक एक्सपोजर। देन हीट ट्रीटमेंट हम लगभग 35, 40 और 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट ट्रीटमेंट करेंगे ताकि स्प्राउटिंग जो है वो फास्ट रहे, पर्टिकुलरली टॉप सेक्शन में। देन अबाउट द प्री सोकिंग हम सॉल्यूशन जिबरेलिक एसिड और इथरिल देन थायोयूरिया में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हार्मोन्स हैं डोमेंसी को ब्रेक करने के लिए। थायोयूरिया जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इससे हम डोमेंसी को ब्रेक कर रहे हैं, डोमेंट बर्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो लगभग 92% स्प्राउटिंग देखने को मिलती है उस तरह की क्रॉप में। और अवॉइड करना है डार्कनेस की कंडीशन को, यानी कि जिसकी वजह से डार्कनेस की वजह से ज़्यादा शेड होने की वजह से इस क्रॉप में स्प्राउटिंग जो है कम देखने को मिल सकती है।
मैंने बताया था कि आपको कि जैसे FYM है उसमें लगभग 30 टन पर हेक्टेयर आपके FYM होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और NPK की जो रेशो है लगभग 80, 60 और 80 kg पर हेक्टेयर है। मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है दैट हाउ टू कैलकुलेट द फर्टिलाइज़र डोजेस। अगर आपको इस तरह की कैलकुलेशन करनी है फॉर सिंपल फर्टिलाइज़र्स और थ्रू स्टेट फर्टिलाइज़र्स को लगभग हम स्प्लिट डोजेज़ में देंगे, क्योंकि जब हम फर्स्टली एप्लीकेशन करेंगे प्लांटिंग के टाइम फुल डोज देंगे पोटाश की और हाफ डोज देंगे नाइट्रोजन की और पोटाशियम फास्फोरस की फुल डोज, नाइट्रोजन और पोटाशियम की हाफ डोज अलॉन्ग विद द FM। तो अर्ली स्टेजेस के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के एप्लीकेशन करेंगे। देन सेकंड स्टेजेस में जो रिमेनिंग डोज रहेगी उसको हम पूरी की पूरी डोज को कंप्लीट करेंगे लगभग 60 से 70 दिनों के बाद। उसमें एमरजेंस होगी शूट्स की। और जो आपकी फर्टिलाइजेशन है और मैन्योरिंग की जो टेक्निक है आप उसे तब भी अप्लाई कर सकते हैं या तब भी आप उनको अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी जो क्रॉप है उसमें प्रॉपर अर्थिंग अप हो गई हो और आपको लगे कि कॉम्स में बल्किंग होना स्टार्ट हो सकती है या हो गई है। देन ये तभी पॉसिबल है जब क्रॉप में अच्छी ड्रेनेज की कंडीशंस रहेंगी। देन अबाउट द इरिगेशन, मफोफोलिस जो है एक रेनफेड क्रॉप है, यानी कि 1000 से 1000 टू 1500 जो मिलीमीटर की रेनफॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है अर्ली स्टेजेस में, जिसकी वजह से जो है क्रॉप में शूट्स की एमरजेंस जल्दी आएगी और जो सॉइल है वो ड्राई नहीं होनी चाहिए, सब्सिक्वेंट इरिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। देन अबाउट द स्प्राउटिंग जो है क्रॉप में जब हम उसको प्रॉपरली इरिगेट करेंगे तभी इसमें पॉसिबल रहेगा स्प्राउटिंग रहेगी। ड्राई मंथ्स में हम कोशिश करेंगे कि इसे प्रॉपरली इरिगेट किया जाए इस क्रॉप को, और लाइट इरिगेशंस जनरली हम रिकमेंड करते हैं। और लॉन्ग इंटरवल में जब ऑप्टिमम मॉइस्चर रहेगा जब सॉइल में, तब हम जो इरिगेशन है उसको विदहेल्ड करेंगे ताकि जो है ज़्यादा ड्रेनेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना रहें। अगर मानसून में इस क्रॉप को लिया जा रहा है यानी कि रेनी सीजन में, तो लगभग 2 से 3 इरिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अबाउट द इंटरकल्चर ऑपरेशंस में मल्चिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मल्चिंग जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बनाना की जो लीव्स हैं उसको हमने मल्च की तरह यूज़ किया है, या आप टर्मरिक की जो लीव्स हैं आपने टर्मरिक की लीव्स और बनाना की लीव्स दोनों को ही मल्च की तरह ले सकते हैं, क्योंकि मल्च जो है मॉइस्चर को होल्ड रखने में हेल्प करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा और साइड बाय साइड वीड्स की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी कम करेगा। तो ऑर्गेनिक मल्च और इनऑर्गेनिक मल्च दोनों तरह की मल्चिंग का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम मल्चिंग का यूज़ कर रहे हैं इस क्रॉप के लिए तो लगभग 8 से 10 बार हम इरिगेशन को कम कर सकते हैं। देन वीडिंग, अगर प्रॉपर मल्चिंग की जा रही है तो वेट्स की प्रॉब्लम कम रहेगी, बट जो क्रॉप है उसमें लगभग 2 से 3 वीडिंग्स चाहिए होती हैं बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। तो फर्स्ट एट 45 days आफ्टर प्लांटिंग एंड सेकेंड 1 month आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि 2 से 3 वीडिंग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉप के लिए। और फ्लूक्लोरालिन की बात करें जो कि प्री एमरजेंस वीडिसाइड है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है लगभग 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट एट द रेट ऑफ 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर, तो हैंड वीडिंग को इससे रिप्लेस किया जा सकता है। और कंप्लीट अर्थिंग अप जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा हैंड वीडिंग के साथ। देन इंटरक्रॉपिंग, कौन कौन सी क्रॉप्स को हम इसके साथ ले सकते हैं लार्ज स्केल पे, तो इंडिया में जनरली हम इस क्रॉप को इंटरक्रॉप की तरह ले रहे हैं, क्योंकि जो क्रॉप से रिलेटेड स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं लाइक जो प्लांटिंग टेक्निक्स हैं, इरिगेशन, सॉइल और कमर्शियल जो इम्पोर्टेंस है इस क्रॉप की वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इनिशियल पीरियड में 2 से 3 मंथ्स आफ्टर प्लांटिंग के बाद हम लीफी वेजिटेबल्स को ले सकते हैं, जैसे कि ब्लैक ग्राम, चना, ग्रीन ग्राम, मूंग दाल, काउपी, कुकुम्बर, इस तरह के क्रॉप्स को हम एज ए इंटर क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं।
देन अबाउट द इंटरक्रॉपिंग ऑफ एलिफेंट फूट याम विद बनाना कोकोनट। बनाना और कोकोनट के साथ जनरली सदर्न पार्ट्स में हम इसकी जो है अच्छे से अच्छी इनकम ले सकते हैं इस क्रॉप के साथ, क्योंकि ये जो है फार्मर्स के लिए एक एडिशनल इनकम का सोर्स रहेगा। तो यहाँ पे एलिफेंट फूट याम के बारे में बताया गया है कि जब हमें इस तरह से इसकी क्रॉपिंग कर रहे हैं तो कैसे ये क्रॉप जो है बेनिफिशियल हो सकती है। पॉइंटेड गॉड, एलिफेंट फूट याम, काउपी और बिटर गॉड। और वेराइटीज़ की सिलेक्शन कुछ इस तरह से करेंगे, एलिफेंट फूट याम की वेराइटीज़, पॉइंटेड गॉड, बिटर गॉड और काउपी की। तो इस तरह से वेराइटीज़ के सिलेक्शन करके एक मल्टी टायर क्रॉपिंग सिस्टम को हम मेंटेन कर सकते हैं, जो कि हमारा एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। देन आप यहाँ देख सकते हैं एलिफेंट फूट याम की कोकोनट के साथ जब इंटरक्रॉपिंग की गई है, क्योंकि इसे पार्शियल शेड कंडीशंस रिक्वायर्ड रहती हैं। देन एस्पैरेगस के साथ अबाउट गुआवा के साथ भी आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि लिटिल बिट शेड की रिक्वायरमेंट रहती है क्रॉप के लिए। हार्वेस्टिंग यानी कि कब हम इस क्रॉप की जो फाइनल हार्वेस्टिंग है, फाइनली कब उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपका लगभग 6 से 7 महीनों के अंदर हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग करने का जो साइन है वो क्या है, जब क्रॉप में येलोइंग होना स्टार्ट हो जाए या फिर पत्ते जो हैं पत्तियों के जो ड्रॉपिंग होना स्टार्ट हो जाए, और तो वही साइन रहता है इसकी मैच्योरिटी का। तो फुल मैच्योरिटी से पहले भी हम अर्ली मार्केट में अगर इसे हार्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छा प्राइस ले सकते हैं किसी भी इस क्रॉप का। तो बेटर रहेगा कि क्रॉप को राइट टाइम पे हार्वेस्ट किया जाए, ताकि उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मेंटेन रहे, मिनरल्स का कंटेंट उसमें मेंटेन रहे, और जो इनकम है रिलेटेड विद दिस इंटरक्रॉप वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई इनकम मिले। और स्टोरेज की कंडीशन में इस क्रॉप को बेटरली स्टोर किया जा सकता है अगर अमोर्फोफॉलिस की प्रॉपर से हार्वेस्टिंग की जा रही है राइट टाइम राइट ड्यूरेशन पे। तो यहाँ पे बताया गया है मैच्योरिटी का साइन कि कब हमें पता लगेगा कि क्रॉप जो है तैयार हो गई है, क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड क्रॉप है। तो येलोइंग होना स्टार्ट हो गई है, सेकेंडली ड्रॉपिंग हो गई है लीव्स की। तो आप इस तरह से कॉम को हार्वेस्ट कर सकते हैं एलिफेंट फूट याम के। देन इल्ड लगभग 50 से 100 टन पर हेक्टेयर इल्ड रहती है। डिपेंड करता है कि वीट का जो वेट है जो सीड है उसका वेट क्या है। तो जैसे मैंने बताया 100 ग्राम 200 500 से लेके 1 kg तक के सीड रेट के लिए किस तरह की जो आपका स्पेसिंग है वो रहती है, और उसी स्पेसिंग पे आपकी इल्ड डिपेंडेंट रहती है। देन अबाउट द होल सीड कॉम प्रोडक्शन। क्या है होल सीड कॉम प्रोडक्शन? जब हम पूरे के पूरे सीड कॉम को यूज़ कर रहे हैं तो जनरली जो एक कंस्ट्रेंट है इंडियन कंडीशंस में वो है आपका प्लांटिंग मटेरियल की जब सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है कि इंडिया में इस तरह की प्रॉब्लम होने की वजह से इस क्रॉप को, हालांकि हम इस क्रॉप को कमर्शियल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, बट जो प्रोडक्शन है वो उतनी नहीं ले पा रही हैं। तो प्रॉपर सप्लाई रहे प्लांटिंग मटेरियल की, सीड जिसे कि हम सीड मटेरियल कहते हैं, प्रोपोगेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। देन सदर्न इंडिया में स्मूथ टाइप की वैरायटीज़ को जनरली ग्रो करते हैं, जो कि कमर्शियल लेवल पे एक्सपोर्ट की जाती हैं और एक्सेप्टेबल भी रहती हैं। तो देन अबाउट द इम्प्रूव टाइप जो है यूजुअली हम कटिंग कॉम्स की कटिंग से ही करते हैं, जो इम्प्रूव वेराइटीज़ को ले रहे हैं। और जो कटिंग कॉम्स जो हम ले रहे हैं या जो कॉम्स है जिनको कट किया गया है उनमें स्प्राउटिंग की प्रॉब्लम रहती है, उनमें स्प्राउटिंग नहीं रहती, क्योंकि जब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है कॉम्स में। तो उसकी वजह से जो है रॉटिंग होना स्टार्ट हो सकती है किसी भी फंगस या बैक्टीरिया से। तो होल सीड कॉम प्रोडक्शन यही है कि अगर हम पूरे के पूरे सीड कॉम को यूज़ कर रहे हैं तो क्या हमें बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, और अगर हम कटिंग कॉम्स को ले रहे हैं तो उससे हमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से अगर हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है तो हम होल सीड कॉम को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ स्प्राउटेड जो अर्ली स्प्राउटेड बड होगा उसे यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्रोथ रहेगी कॉम्स में और जो यील्ड है वो ज़्यादा आएगी। होल सीड कॉम जो है उसे हम मिनी कॉम्स को या मिनी सेट्स को प्लांट करके ले सकते हैं, जो कि उसके एपिकल पोर्शन से मिलेगा।
जैसे मान लीजिए आपका कोई मदर कॉम है, कोई भी मदर कॉम है, सबसे पहले ये आपका मदर कॉम है। मदर कॉम में स्प्राउटिंग होना जैसे ही स्टार्ट होगा तो उस मदर कॉम के स्प्राउटेड से हम क्या करेंगे, मिनी सेट्स को लेंगे या मिनी कॉम्स को लेंगे, और हर एक मिनी कॉम से हम इंश्योर करेंगे कि एक पूरा का पूरा सीड कॉम हमें मिले, और एक प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस रखेंगे। यानी कि 100 ग्राम का सेट है तो उस पर 30 बाई 30 सेंटीमीटर की प्लांटिंग की स्पेसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। और अवॉइड करेंगे कि जो बेसल पोर्शन है, मान लीजिए आपका सीड कॉम है तो उसका जो बेसल पोर्शन है उसको अवॉइड करेंगे प्लांटिंग का पर्पज़ से, क्योंकि उसमें जो परसेंटेज ऑफ स्प्राउटिंग है वो कम रहती है। देन यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक फुली मैच्योर्ड सीड कॉम को कैसे लिफ्ट किया गया ग्राउंड से, और जब उसके लीव्स येलो हो गए, विदरिंग होना, लीव्स की विदरिंग होना स्टार्ट हो गया, तो होल सीड कॉम से लगभग हम 0.15 हेक्टेयर एरिया में उसको नर्सरी बेड में ग्रो कर सकते हैं सफिशेंट प्लांटिंग मटेरियल के साथ। जो कॉम सेट्स बनेंगे पर हेक्टेयर में एरिया में वो लगभग 100 क्विंटल रहेंगे, और जिससे कि हमारी जो ईल्ड है लगभग 500 से 600 क्विंटल पर हेक्टेयर हमें मिलेगी। तो इस तरह से हम होल सीड कॉम टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, ईल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ना रहे और स्प्राउटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ना हो। देन स्टोरेज, इस क्रॉप को अगर हमें स्टोर करना है तो लगभग जो कटेड कॉम है, जिन कॉम्स को कट किया गया है उनकी हीलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है कि क्रॉप में इंसेक्ट पेस्ट की प्रॉब्लम आ जाए। तो सबसे पहले हम जो कॉम्स रहेंगे उन्हें क्लीन करेंगे, उनकी प्रॉपर स्प्रेड करेंगे एक शेडी एरिया में लगभग 2 दिनों तक स्टोरेज से पहले, जिसकी वजह से जो भी कॉम्स में इंजरी होगी या ब्रूसेस होंगे वो हील हो जाएंगे। देन कॉम्स को हम रैक्स में प्रॉपर एक वेंटिलेटेड स्टोर हाउस में, जिसमें एक थोड़ी सी डिफ्यूज लाइट रहे, वहाँ पे हम इन कॉम्स को स्टोर कर सकते हैं। एंड देन कॉम्स को स्टोर करेंगे हम लगभग सीड पर्पज़ के लिए, और इमीडिएटली हम उस कॉम को जो भी हमने स्टोर किया होगा उन्हें हम ट्रीट करेंगे मैनकोजेब से, जो कि बहुत सारी फंगल डिजीज़ से कॉम्स को सेव करेगा। तो और ट्रीटमेंट कर सकते हैं फेनिथ्रियोन्स के साथ या फिर मैनकोजेब के कॉम्बिनेशन के लिए, अगर हम प्लांटिंग पर्पज़ से कॉम्स को स्टोर कर रहे हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी शेडी एरिया में हार्वेस्टेड कॉम्स को कैसे क्लीनिंग की गई है, देन उनकी स्प्रेडिंग की गई है एक शेड कवर एरिया में। देयर आफ्टर हार्वेस्टेड एलिफेंट फुट याम के जो ट्यूबर्स हैं उनको रैक्स में स्टोर किया गया है, ताकि एक कॉम के साथ, एक पूरे ट्यूबर के साथ दूसरा ट्यूबर ना कोलैबोरेट हो, और जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी ना आए कॉम में। देन डिजीज़ का जो है इस कॉम में वैसे कम से कम इफ़ेक्ट करती हैं, बट फिर भी एक कॉलर रॉट है जो इस डिज़ीज़, इस तरह के जो क्रॉप है उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। यानी कि कॉलर पोर्शन पे बीमारी ज़्यादातर आती है, और जब लगभग 2 से 3 मंथ्स का जो क्रॉप हो जाती है उसके बाद कॉलर रीजन पे पैथोजन अटैक करता है, जो कि स्क्लॉस्ट्रिडियम रोल्फाई रहता है, और इसमें वाटर सोक्ड सिम्टम्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाटर सोक्ड सिम्टम्स हैं पूरे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो प्लांट रहेगा वो येलो हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा और रॉटिंग हो जाएगी। अगर हमें इस तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करना है तो हमें प्रॉपर ड्रेनेज की कंडीशन, जैसे कि सबसे पहले मैंने ड्रेनेज के बारे में बताया कि ड्रेनेज इस क्रॉप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस कंडीशंस को उन्हें मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है। देन इंटरक्रॉपिंग, यानी कि इंटरक्रॉपिंग, मल्टी टायर क्रॉपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्रॉप्स को अगर हमने कॉलर रॉट के जो फंगल पैथोजन है उससे सेव करना है। देन एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा हार्जियानम लाइक स्पीशीज, और ड्रेंचिंग करनी है सॉइल की कैप्टान और ब्रासिकोल के साथ। देन वायरल डिजीज़, मोज़ाइक जो कि माइजस पर्सिका वेक्टर की वजह से रहता है, या फिर एफिस कोसाइक ऑसिपी की तरह से। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लीव्स हैं उनमें मोज़ाइक के सिम्टम्स, किस तरह से जो मॉटलिंग होना स्टार्ट हो गई है, लीव्स का जो लीफ लैमिना है डिस्टॉर्टेड हो गया है, और जो प्रोलिफरेशन है लिटरल बर्ड्स में। देन जो बर्ड्स हैं वो सेपरेट हो गए हैं मदर कॉम से, और पुअर ग्रोथ है रूट्स की,
जिसकी वजह से जो कॉम्स की जो प्रोडक्शन है वो कम रहेगी। तो इस तरह से क्रॉप को अगर सेव करना है तो जो वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप है, इसलिए हम इस क्रॉप में सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि रोगिंग प्रॉपर हो और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का रेगुलर यूज़ किया जाए। देन इंसेक्ट्स और पेस्ट, कुछ अदर इंसेक्ट्स हैं जैसे कि एफिड, स्पाइडर माइट, थ्रिप्स, कैटरपिलर और मिलीबग्स। तो पेस्ट फ्री सीड कॉम को यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम जो है कॉम्स को इंसेक्टिसाइड से भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो डिजीज़ हैं फील्ड में जो उनका प्रोलिफरेशन है वो कम रहे। सो यह कुछ था जो मैंने बताया आपको एक इम्पॉर्टेंट एक्सोटिक वेजिटेबल के बारे में, जो कि जिमीकंद के नाम से जानी जाती है, सुरान भी जिसे कहा जाता है, और कुछ इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी मैंने बताया। और हालांकि ये क्रॉप जो है बहुत ही कम इन्फेक्ट करती है डिजीज़ से, और कोई भी अदर बीमारियां हैं तो कॉलर रॉट ही है जिससे हमें इस क्रॉप को सेव करना है। तो प्रॉपर जो ड्रेनेज की कंडीशंस रहती हैं वो होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस तरह की क्रॉप को अगर हमने सेव करना है। आपने आप अगर इसको वाइल्ड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं इस क्रॉप को, तो आपने ये क्रॉप जो है लगभग हाथी के पैर की तरह दिखने वाली एक क्रॉप है, जो कि बहुत ही फेमस क्रॉप है। और इसका जो कलर है, आप कलर की जो वेरिएशंस हैं और टेस्ट की वेरिएशंस हैं वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसे हर्बल यूज़ भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा कंटेंट है जो हमारे हार्मोनल बैलेंस कर रहा है लेडीज़ में स्पेशली। तो ये सब कुछ था जो है अमोर्फोफॉलस कैम्पैनुलेटस या अमोर्फोफॉलस के बारे में। तो इसी के साथ इस लेक्चर के बाद अब मैं जो आने वाला लेक्चर होगा उसमें एक और इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल, एक्सोटिक वेजिटेबल के बारे में बात करूँगी। तो थैंक यू एवरीवन।